इसके साथ ही हम आते हैं एस्मा के मैनेजमेंट के ऊपर डॉक्टर शेनॉय, बच्चों में। तो अगर हम देखें कि बच्चों में एस्मा डायग्नोज करना हो तो किस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि एक बच्चे को जो है एस्मा का प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा सवाल है, बिकॉज डायग्नोसिस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव सम आस्मा मिमिक्स आल्सो। जैसे कि जो कॉमेडियन मिमिक्री करते हैं, जैसे कि डिसीजेस कैन आल्सो बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। So I think we have seen some allergic rhinitis which can also have got an overlap with asthma. Rhinitis बोलता है कि नाक से पानी आने का, so allergy होता है, नाक से पानी आता है। Nasal polyp can also be there, नाक के अंदर पॉलिप भी बनता है तो भी आस्थमा का जैसा सिम्टम्स भी बनते हैं। सो अगर वी आर आइडेंटिफाइंग सम इश्यूज, एज ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है, एज लेस देन 5 इयर्स है फर्स्ट एपिसोड आने का, एंड रिकरेंट एपिसोड्स। सो सम कंडीशंस व्हिच वी टेल कॉमनली दैट आस्थमा मिमिक कर सकते हैं। पहला वाला आदमी प्रॉब्लम है कि फॉरेन बॉडी इशू, बिकॉज समटाइम्स वी हैव सीन सम चिल्ड्रन हु आर ईटिंग एंड विदाउट सम दे जस्ट swallow एंड यू गेट सम फॉरेन बॉडी यहाँ पे फंस जाता है। तो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन लुक लाइक आस्थमा बट इट इज नॉट आस्थमा। और छोटा बच्चों में लैरिंजोमलेशिया भी बोलते हैं, लैरिंग्स थोड़ा अच्छा, कार्टिलेज थोड़ा अच्छा नहीं है तो भी लैरिंजोमलेशिया कैन बिहेव लाइक आस्थमा, लुक लाइक आस्थमा। वो कंजेनिटल होता है, वेरी कॉमन है। और तीसरा वाला है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जो कि यहाँ से एसिडिटी बन जाता है। छोटा बच्चों में भी एसिडिटी होता है, सो शौक के हैरान मत होइए, बिकॉज आई हैव सीन सम किड्स कमिंग लेस देन 1 ईयर आल्सो विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। तो पानी जो पीते हैं या कुछ खाना खाते हैं या कुछ मिल्क पीते हैं, दैट कैन आल्सो कॉज एस्पिरेशन सिंड्रोम्स। तो ये कॉमन फैक्टर्स है। और वी नो टीबी कैन आल्सो बिहेव लाइक आस्थमा, वीसिंग भी बढ़ता है। तो इनको सब छोड़ के आस्थमा पॉइंट हो गया है, आस्थमा आइडेंटिफाई हो गया है, तो बेसिकली हमको पता करना है ट्रिगर फैक्टर्स कौन सब होते हैं। तो ट्रिगर फैक्टर आइडेंटिफाई भी किया तो अक्यूट एपिसोड में क्या करते हैं, रिलीविंग मेडिसिन देते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्मूथ मसिल जो चेस्ट का होता है वो नैरो हो जाता है, चेस्ट वॉल नैरो हो जाता है, इसलिए वी हैव टू गिव समथिंग कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो हमको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है। तो बीटा मीन्स अल्फा, देयर आर 2 डिफरेंट रिसेप्टर्स, लंग्स में भी रिसेप्टर्स है। तो बीटा एगोनिस्ट मीन्स वी हैव गॉट समथिंग व्हिच कैन कॉज रिलीफ ऑफ दैट सिम्टम्स। तो जो जैसे कि हम जाने जाते हैं फंक्शन में पानी पूछते हैं, बिकॉज पानी चाहिए हमको सस्टेन करने के लिए। सिमिलरली व्हेन यू हैव गॉट अ फैक्टर व्हिच कॉजेस एन इश्यू, उस टाइम में जो मिलना है वही मिलना है, इसलिए रिलीविंग जो देना है वो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। वो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो याद रखियो ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, ये सब टाइम में यूज नहीं करने का, इमरजेंसी होता है तभी यूज करने का। और जब वो हमको पता है एलर्जी भी है उसके साथ में, तो उसके साथ डॉक्टर थोड़ा ओरल मेडिसिन भी देते हैं। वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इनहेलेशन के रूप में आता है। मेरे पास इनहेलर भी है, जैसे बाद में दिखा सकता हूँ, एक इनहेलर है। तो इनहेलर के माध्यम से वी कैन डू द प्रॉपर टेक्निक एंड वी कैन टेक द राइट टाइम राइट डोज। तो उसमें ज्यादा डोज भी नहीं होता है, करेक्ट टाइम में लेने का तो करेक्ट भी हो सकता है। मेरा वाइफ भी एक आस्थमेटिक है, तो मैं एक्चुअली उसका भी केयर लेता हूँ, चाइल्डहुड से ही आस्थमा का एक्चुअली सर्वाइव है। और दूसरा उसके बाद है हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर बोलते हैं। जैसे कि चेस्ट में another receptor is there, histamine. Histamine can also be blocked by giving another medicine, histamine agonist. So we have got some medicine, mast cell stabilizers है, histamine group का block करने का है, बहुत ज्यादा medicine है अभी। Actually we are fortunate to have so many options in asthma management. And उसके बाद management का होता है chronic treatment का है। जब हम स्टार्टिंग का रिलीवर देते हैं वहां पर छोड़ने का नहीं है, क्योंकि द पर्सन कैन स्टिल कम बैक विद इन्फ्लेमेशन। तो इसलिए स्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट होता है। स्टेरॉइड्स आर गिवन आल्सो एज ओरली, बट दे आर बेटर गिवन बाय इनहेलर्स आल्सो। तो हमारे पास बहुत ज्यादा इनहेलर्स है, रोटा हेलर्स है, एक्टिव इनहेलर्स है, बहुत ज्यादा पाउडर्ड है, मल्टीपल डोज इनहेलर्स है, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। सो आइडेंटिफाई द राइट कॉम्बो ऑफ दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली होता है इम्यूनोसेंसिटाइजेशन थेरेपी, वो इम्यूनिटी का इंप्रूव करने का, डिसेंसिटाइज करने का, वो एक्चुअली लास्ट में होता है। वो जो ट्रिगर मिलते हैं उसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
तो फाइनली वी हैव टू रिमाइंड आवर पेशेंट्स टू हैव एन आस्थमा डायरी। तो आस्थमा डायरी में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। So if I am very fast, please apologize because I am passionate on this topic. Asthma diary hota hai, we have to include all the factors, all the details. The child gets what all comes into the mind. The parent has to write down. Training भी देना पड़ता है पेरेंट्स को इसके टाइम में क्या करने का। तो सडनली डॉक्टर को फोन कर सकते हैं, लेकिन टेलीमेडिसिन भी कर सकते हैं। बट याद रखो ये एजुकेशन जो होता है हमारे के साथ ही होना चाहिए। वी शुड नॉट सडनली गूगल कर दो या डॉक्टर को चेंज करो, ऐसा नहीं करने का। जो आपका पहला वाला डॉक्टर ने बोला, अच्छी तरह से बोला है, उनसे एक बार सलाह मशवरा करो, उसके बाद आप जो भी कर सकते हैं आपका जिम्मेदारी होता है। So I will conclude by telling in this portion that when the child is above 5 years of age, having some trigger factors which can be identified correctly, appropriately, definitely we can control the symptoms of asthma. मेरे से पूछते हैं क्योर कर सकते हैं कि नहीं, तो हम बहुत डिसीजेस क्योर कर सकते हैं, बट आस्थमा जैसे एक बीमारी को हम कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने से क्योर जैसा भी अच्छा होता है। जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है लोगों का। वेरी कॉमनली पीपल आस्क इफ एस्मा इज़ क्योरेबल और नॉट। The simple thing is asthma cannot be cured completely because it is the immunity of the body which will stay in your body for long. Immunity is important in the body to take care of various kind of infections. Now, little bit of overwork of immunity leads on to a condition in asthma which causes the swelling, the excessive production of mucus and narrowing of your airway. So that is why we have to control that inflammation, which is a generic term or a common term for all these kind of changes which happen into your airway. इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो है हम स्टीरॉयड की मेडिकेशन जो इन्हेलेशनल फॉर्म में होती है, जिसको इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टीरॉयड कहा जाता है, वो देते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इसीलिए आपको डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि अपने आप ही जो है आपके इन्हेलर्स बंद नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट बी स्टॉपिंग योर मेडिकेशन ऑन योर ओन एज़ वेरी वेल टोल्ड बाय डॉक्टर शेनॉय कि अपने डॉक्टर को बदलने से आपका एस्मा क्योर नहीं होगा, बल्कि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रेगुलरली फॉलो करने से होगा। तो रेगुलरली अगर आप उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि आपकी कंडीशन ठीक हो रही है, तो कंडीशन ठीक इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप मेडिसिन लेते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं मेडिसिन ले लिया, ठीक हो गया, मेडिसिन छोड़ दो। जी नहीं, ये कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है जिससे कि आपने एंटीबैक्टीरियल लिया और इन्फेक्शन खत्म हो गया। ये ठीक इसीलिए होती है क्योंकि आप इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इसको जो है अंडर कंट्रोल रखते हैं। यही कहने की कोशिश हम बार-बार आपको करते हैं। अपने आप अपनी मेडिसिन आप प्लीज़, प्लीज़ ना बंद करें।